वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इमामी के चैप्टर टू पीएमएमसी को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पीएमएमसी को पढ़ने से पहले उसको हम किन पॉइंट्स पर पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला हमारा जो पॉइंट है ये है इंट्रोडक्शन। ये एक्चुअली 10 मार्क्स का आता है CSV2 एग्जाम्स में। इंट्रोडक्शन, सेकंड है इसका फिगर या स्कीमेटिक डायग्राम, थर्ड इसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, फिर टॉर्क डेरिवेशन, ठीक है, और लास्टली हम लोग देखेंगे इसमें एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो इन पॉइंट्स पर, इन 5 पॉइंट पर आपको भी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताते जाऊंगा। इसका जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले हम मूविंग कॉइल का फॉर्मर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने मूविंग कॉइल का फॉर्मर बनाया है और इस फॉर्मर को हम शेड कर देते हैं। ये जो फॉर्मर होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है, और इसको एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। इसके चारों तरफ मूविंग कॉइल लगा देते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये मूविंग कॉइल है, कॉपर का होता है ये मूविंग कॉइल। और फिर इसके दोनों साइड पर परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है, एक N पोल होता है और दूसरा S पोल होता है। इस पर एक स्पिंडल लगा होता है, ठीक है, ये स्पिंडल लगा होता है। फिर इस पर हेयर स्प्रिंग्स होती हैं फॉस्फर की, जिनसे करंट इनकमिंग होता है और आउटगोइंग होता है, इस तरीके से। फिर ये नीचे जा करके पाइवोट होती हैं, लेकिन ये किस में होती हैं? ज्वेल बीयरिंग्स में, ठीक है, ज्वेल बीयरिंग्स। ऊपर भी इसी तरीके से ज्वेल बीयरिंग्स लगी होती हैं। इस तरीके से ज्वेल बीयरिंग होती हैं। तो ये हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट। ये है आपका फॉर्मर और इसके चारों तरफ लगा है कॉइल। ऊपर और नीचे हमारी स्प्रिंग है, फॉस्फर स्प्रिंग है, ठीक है, ये हेयर स्प्रिंग होती है। 2 काम करती है, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन में डिटेल में देखेंगे। साथ में इस स्पिंडल के साथ एक पॉइंटर लगा होता है, ठीक है, और ये पॉइंटर एक स्केल के ऊपर में कैलिब्रेट होता है। ये स्केल होता है, दिस इज पॉइंटर। तो इस तरीके से पीएमएमसी का डायग्राम हमने बना लिया है। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में पीएमएमसी का जो पूरा नाम है, पीएमएमसी, ये होता है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका पूरा नाम होता है। क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा परमानेंट मैग्नेट हमने यूज़ किया हुआ है और ये कॉइल है वो मूविंग है, ये मूव हो सकता है, ठीक है। अब इसका जो उपयोग है, ये जो मतलब उपयोग कहाँ पे होता है? ये होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, जहाँ पर हमको DC वैल्यूज़ की मेज़रमेंट करनी होती है। DC वैल्यू मतलब जो करंट, DC करंट है, DC वोल्टेज है, इनके मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है। साथ में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किस इफेक्ट पर काम करता है? तो मैग्नेटिक
इफेक्ट पर काम करता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम इसका देख लेते हैं फिगर, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, पीएमएमसी डायग्राम का। उसके बाद थर्ड जो हमारा है कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले लिया हुआ है फॉर्मर को, ठीक है, मूविंग कॉइल, फॉर्मर एंड कॉइल। तो जो कॉइल होता है इसका, ठीक है, ये जो कॉइल है ये कॉपर का होता है, थिन वायर का होता है, बहुत पतले वायर होते हैं। फॉर्मर जो होता है इसका स्क्वायर शेप का है और नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक और क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। और हमने कौन सा यूज़ किया है, एल्यूमिनियम का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपकी परमानेंट मैग्नेट। देखो पहले जो मैग्नेट आते थे उसमें मैग्नेट का शेप या उसका जो साइज है, ठीक है, उस पर स्ट्रेंथ डिपेंड करता था। जो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता था साइज पर। लेकिन आजकल मॉडर्न जो मैग्नेट आते हैं जैसे कि एल्निको, ठीक है, ये एलॉय होता है, ये इस टाइप का परमानेंट मैग्नेट बनता है जिसका स्ट्रेंथ जो होता है बहुत हाई और साइज बहुत छोटा होता है। वो बहुत ही छोटा होता है, जिससे कम जगह में भी ज़्यादा स्ट्रेंथ का परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी जो चीज़ है इसमें वो है आपका स्पिंडल एंड मूविंग अरेंजमेंट। इसमें जो मूविंग अरेंजमेंट हमने यूज़ किया हुआ है उसमें क्या लगा हुआ है, स्पिंडल है, ठीक है, और वो पाइवोटेड ऑन ज्वेल बीयरिंग्स के ऊपर में पाइवोटेड है। ये हमारी ज्वेल बीयरिंग्स है और ये जो इस तरीके से है उसको पाइवोटेड बोलते हैं, उस पर रखा हुआ है। इसको ज्वेल बीयरिंग्स का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि इनका जो रोटेशन होता है वो फ्रिक्शनलेस हो जाता है, उसमें एक भी फ्रिक्शन नहीं होता, जिसके कारण हमारा मेज़रमेंट एक्यूरेट होता है। तो इस कारण हमने स्पिंडल और मूविंग अरेंजमेंट ऐसा यूज़ किया हुआ है। इसके बाद चौथी जो होती है स्प्रिंग, ठीक है, कंट्रोल बोल सकते हैं इसको। कंट्रोल करने के लिए इसमें यूज़ किया गया है स्प्रिंग कैसी, हेयर स्प्रिंग फॉस्फर की बनी हुई है। ये दो फंक्शन करती है। पहला प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। साथ में दूसरा फंक्शन क्या है इसका, एंटरिंग द करंट टू मूविंग कॉइल में करंट एंटर करने का काम, एंड आउटगोइंग करंट फ्रॉम मूविंग कॉइल में करंट को एंट्री करना और मूविंग कॉइल से करंट को वापस निकालना। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, जो स्प्रिंग है वो करंट को एंटर कर रही है और वहाँ से निकाल रही है, ठीक है। तो ये दो काम जो होता है ये स्प्रिंग करती है, हेयर स्प्रिंग हमारे लिए करती है। इसमें जो पांचवा हमारा कंस्ट्रक्शन में डैम्पिंग हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें होती है एडी करंट डैम्पिंग। तो एडी करंट डैम्पिंग कैसे प्रोवाइड होती है, फॉर्मर के द्वारा। जो इसमें फॉर्मर लगा है एल्यूमिनियम का, वो डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे डैम्पिंग प्रोसेसेस में। अभी आप ये समझ लीजिए कि एडी करंट डैम्पिंग होती है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर होता है,
ठीक है, एन से एस की तरफ ऐसा। तो ये क्या करता है, ये एल्यूमिनियम जो फॉर्मर है वो क्या करता है, इस फ्लक्स को कट करता है। कट करने से इसमें भी क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉर्मर में करंट फ्लो कर देता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, एल्यूमिनियम फॉर्मर है ना। तो एल्यूमिनियम में करंट फ्लो होने के कारण इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और एक अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। और वो तभी रहता है जब ये जो एल्यूमिनियम जो फ्रेम है ये मोशन में हो। जब ये एल्यूमिनियम फ्रेम घूमता रहता है तभी वो टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होता है, और जब ये फ्रेम नहीं घूमता, स्टेशनरी रहता है, तब वो टॉर्क अपने आप जीरो हो जाता है। तो ये जो टॉर्क होता है एडी करंट टॉर्क होता है, एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क, उसको यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। लास्टली मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर और स्केल, पॉइंटर एंड स्केल। तो पॉइंटर और स्केल की बात यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमारा पॉइंटर होता है वो बहुत ही लाइट वेट का होता है, लाइट वेट का होता है, जिसके कारण इसका टॉर्क बाई वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका सेंसिटिविटी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसका जो एज होता है, पॉइंटर का जो एज होता है वो नाइफ एज होता है, मतलब एकदम बारीक होता है, शार्प होता है, और शार्प होने के कारण ये वैल्यूज़ को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, इसमें लीनियर स्केल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसका सर्किट डायग्राम और इसका पॉइंटर, स्केल, कंस्ट्रक्शन वगैरह हमने इसमें देखा पीएमएमसी मीटर में। अब हमारा जो बच गया टॉपिक वो है इसके टॉर्क का डेरिवेशन। तो चलिए इसके टॉर्क का डेरिवेशन कर लेते हैं। जो टॉर्क होता है इसमें वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखिए जो पीएमएमसी मीटर है हमारा, इस पीएमएमसी मीटर में ये जो परमानेंट मैग्नेट है एनएस के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने इफेक्ट्स वगैरह पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। तो मान लीजिए इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या बना है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। अब क्या होगा, इस कॉइल में क्या आएगा, करंट आएगा, जिसको मेज़र करना है। तो जब करंट जैसे ही इसमें फ्लो होगा तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एनएस का, परमानेंट मैग्नेट का, उसमें जब एक करंट कैरिंग कॉइल, ये जो मूविंग कॉइल है, ये जब करंट कैरी करता है तो इसमें एक फोर्स लगता है, तो वही फोर्स है ये, इनटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स लगने के बाद वो कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है या रोटेट होता है वो है। तो मान लीजिए कि वो डी डिस्टेंस रोटेट होता है और उसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या बताया था मैं, बी आई एल साइन थीटा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, एन है, इनटू डी। अब जो थीटा है, ठीक है, हम मैक्सिमम लेने के लिए उसको 90 डिग्री रखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट है और जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों के बीच क्या डायरेक्शन है, 90 डिग्री का डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा जा रहा है, इस तरीके से, और जो करंट है वो या तो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से, मतलब दोनों के बीच क्या है, 90 डिग्री का एक्सिस बन रहा है, इसलिए थीटा हो गया 90 और साइन थीटा हो गया 1। तो जो टॉर्क आया टी डी वो आ गया एन बी आई एल इंटू डी। एल इंटू डी क्या बनाएंगे, एरिया बनाएंगे, तो एन बी आई इंटू ए, और एन बी ए ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। बी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पे और उसका जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट मानते हैं। और आई ये चेंज होगा जिसको हमको मेज़र करना है। तो ये जो है इसको हम जी कांस्टेंट देते हैं, जी इंटू आई इक्वल टू टी डी। तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये होता है जी, ठीक है, कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और इंटू आई जिस करंट को मेज़र करना है वो। तो हमारा जो टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो प्रोपोर्शनल होता है जिस करंट को मेज़र कर रहे हैं उस करंट के। इसीलिए हमारा जो स्केल है वो हमारा स्केल है जो लीनियर है। अब
फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन पर क्या होगा, एट फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन एंड फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन क्या होगा, पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा, पॉइंटर स्टॉप। पॉइंटर जब स्टॉप होगा, पॉइंटर जब रुकेगा तो क्या होगा, टी डी इक्वल टू टी सी, और टी सी होता है अगर स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो के इंटू थीटा, और टी डी क्या है हमारा, जी इंटू आई। तो जो थीटा हो जाता है, डिफ्लेक्शन थीटा, वो मेज़र होता है जी आई बाई के से। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये डिफ्लेक्शन को बताता है, ये डिग्री में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टॉर्क का भी डेरिवेशन कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमको पता ही है किसमें यूज़ किया जाता है, इसका एप्लीकेशन किसमें है, फॉर डीसी वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट। डीसी वोल्टेज और करंट के मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एसी में इसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि एसी में इसका जो नेट टॉर्क होता है, नेट टॉर्क वो जीरो होता है, जिसकी वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं होता और टी डी जीरो होता है और पॉइंटर हमारा जीरो पर ही होता है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज क्या है बताइए, लीनियर स्केल। लीनियर स्केल इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, दूसरा एडवांटेज है लेस पावर कंजम्पशन। लेस पावर कंजम्पशन, ये अपने ऑपरेशन के लिए बहुत कम करंट लेता है, ठीक है, जिसके कारण पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। तीसरा है हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी, ठीक है, क्योंकि इसका जो टॉर्क बाई वेट रेशियो है वो हाई होता है। अब देखो वजन कम होगा और टॉर्क आप ज़्यादा लगाओगे तो बहुत क्विक रिस्पॉन्डिंग होगा ना, तो हाई सेंसिटिव होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये एडवांटेजेस हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज में क्या है, सबसे पहला कि ये सिर्फ डीसी के लिए ही काम आता है, डीसी ओनली के लिए काम आता है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली होता है, कॉस्टलियर देन एमआई इंस्ट्रूमेंट। एमआई इंस्ट्रूमेंट को भी हम यूज़ करते हैं, मूविंग आयरन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं एसी एंड डीसी दोनों के लिए। तो अगर डीसी के लिए हम मूविंग आयरन यूज़ करते हैं और पीएमएमसी, तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। पीएमएमसी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, किससे, एमआई से। एमआई के कॉस्ट से पीएमएमसी ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये सब पॉइंट को एसएससी में या दूसरे जूनियर इंजीनियर के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को पूरा डिफाइन किया, आपको डायग्राम भी बताया। आप कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, साथ में आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।